गुड आफ्टरनून ऑल। सो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में कोल्स रिएक्शन तक खत्म कर लिया है। जो हमारी कोल्स रिएक्शन है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल थी, तो ये हमारी फिनिश हो गई। ठीक है, तो थर्ड स्टार्ट करते हैं अपनी। अगेन नेम रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, ये सिर्फ नाम है जिन्होंने बताया था, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। अब पहले तो कौन किस से किस में कन्वर्ट करने में यूज होती है, तो फिनॉल टू सेलिसल्डिहाइड। कोल से हमने सेलिसिलिक एसिड किया था, यहाँ पे हमारा सेलिसल्डिहाइड है, सेलिसल्डिहाइड। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। तो फिनॉल हमें पता है OH होता है बेंजीन के साथ, एंड सेलिसल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो इसी के जैसा है, बस COOH की जगह वी हैव टू यूज CHO, बस इतना ही फर्क है। तो OH और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा CHO, तो ये हमारा सेलिसल्डिहाइड है। OH ग्रुप वैसे ही है, वहां पे CHO बन गया। तो हमें यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स देखना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ कन्वर्जन हमारी स्टार्ट होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिनॉल पार्ट, तो ये हमारा फिनॉल हो जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सेम है कोल्स जैसा, कि सबसे पहले हमें इसको ONA में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इसलिए ताकि रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहला काम है हमारा NaOH डालना, जिससे कि ये ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमारा नेगेटिव, Na हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें। अब सेम स्टेप में, विच मीन्स इसी स्टेप में, पहला स्टेप तो ऐसा था NaOH में कन्वर्ट किया, सेम स्टेप में हम CHCl3 डाल सकते हैं। चाहे है नेक्स्ट स्टेप में यूज कर लो, चाहे सेम स्टेप में यूज कर लो। मैं एक बार ऐसे अलग अलग करके बताती हूँ, फिर मैं सेम स्टेप में दिखाऊंगी। तो इसको पहले फिनॉल प्लस NaOH, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ONA में। तो यहां से हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन आ गया। बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन होता है, उसके साथ Na पॉजिटिव है, तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद हम इसमें क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म का काम क्या होगा, वापस से इस जगह पे आ जाना। अब जैसे ही उस जगह पे आएगा तो ONA, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH। अब देखो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, तभी वहां पे कार्बन जाके जुड़ सकता है। तो टूटेगा कैसे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ, तो HCl एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 क्लोरीन बचे, तो वो ये 2 क्लोरीन ये रहे। ठीक है, यहां से H, यहां से Cl बाहर, और हमारे पास बचा CHCl2, तो ये रहा वो CHCl2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको वापस NaOH से रिएक्ट करवाओ। तो NaOH यहाँ पे तो रिएक्ट करेगा नहीं, सेम है, तो रिएक्शन अब होगी वापस से यहाँ पे। अब सोडियम की टेंडेंसी टुवर्ड्स हैलोजन बहुत अच्छी होती है, तो वो NaCl को बाहर कर देगा। इसको हम ट्वाइस ऑफ NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 NaCl बाहर चला जाएगा, -2 NaCl लिख देते हैं। 2 OH हमारे पास बचे हुए हैं, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, एक OH हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा कुछ ऐसा, ONA, और यहाँ पे हमारे पास CH एज इट इज है। अब Cl तो चला गया, उसकी जगह पे OH ने आके उसे रिप्लेस कर दिया, तो ये रहा OH और ये रहा OH। तो CH OH हमारे पास यहाँ आ गया। अब इसी को अगर मैं हीट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो होगा क्या, तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, तो हीट करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो अब इसमें से देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देती हूँ, ये ट्वाइस ऑफ NaOH
और -2NaCl। अब मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देती हूँ, तो ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब देखो बचा क्या है, तो CHO, कार्बन का एक बॉन्ड कम है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम है, आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ मैं, CHO। ठीक है, अब ऊपर चल रहा था O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको हटा के हमें H लेके आना है। तो कोई भी एसिड की प्रेजेंस ले लो H प्लस, तो वो वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये हमारा सेलिसल्डिहाइड बन गया। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराई तो पहले ONA बना, उसके बाद क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाया तो H और Cl बाहर चले गए, उसकी जगह पे कार्बन अटैच हो गया, तो CH और 2 क्लोरीन बचे हुए थे, तो 2 क्लोरीन ये रहे। फिर NaOH से वापस रिएक्शन कराओ तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा, तो 2NaCl हमारे पास बाहर हो गए, और Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, OH। तो यहाँ पे OH OH, ये देखो। फिर सिर्फ इसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। हीट करने का मतलब है कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, यहाँ पे वो छोटा मॉलिक्यूल वाटर है, तो हीट करने पे वाटर चला गया बाहर और हमारे पास CHO ग्रुप आ गया, और साथ में जो H पॉजिटिव था उसने Na को हटा के खुद वहां पे लग गया, तो ये सेलिसल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब इसी को मैं ये वाले 2 स्टेप कंबाइन करके लिख देती हूँ। जनरली कंबाइन करके ही तुम्हें पेपर में गिवन होते हैं, तो मैं इसी को कंबाइन करके एक बार लिख के बताती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल प्लस, या एरो के ऊपर भी लिख सकते हो NaOH, और NaOH के साथ ही CHCl3 डाल दो। सेम स्टेप में, मैंने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया था, सेम स्टेप में अगर आगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ONA भी कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, तो NaOH ने क्या किया, ONA बना दिया, और CHCl3 क्या करता है, यहाँ पे अटैक करके CHCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक H था, एक Cl था, बाहर निकल गया, तो ये एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं। अब इसी में अगर हम 2 NaOH के मॉलिक्यूल डाल दें तब क्या होगा, तो यहां से हमारे पास 2NaCl बाहर चला जाता है, देखो 2Na है 2Cl है, तो यहां से हमारे पास -2NaCl हो जाएगा। अब 2 OH बचे हुए हैं ना, तो कहाँ जाएंगे, इसी की पोजीशन पे जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा O के साथ Na, और ये हमारे पास वैसे ही चल रहा है, तो ये CHOH, और यहाँ पे भी OH आ गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये हमारा O नेगेटिव Na पॉजिटिव चल रहा है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो बस इसे हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हीट करने पे क्या हो रहा था, ये छोटा सा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो जैसे ही बाहर गया तो ये हमारे पास आ जाएगा CHO, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH। बस ये हो रहा है यहाँ पे। सो ये है राइमा-टाइमन रिएक्शन, फिनॉल से सेलिसल्डिहाइड कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, फिनॉल, और ये हमारी हो जाएगी सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा कैसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, दैट इज फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, ये थर्ड थी, तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिडक्शन करेंगे फिनॉल का, तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब रिडक्शन का मतलब क्या है, तो रिडक्शन का मतलब सिर्फ हमारे पास या तो ऑक्सीजन हट जाएगा या हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये रहा हमारे पास फिनॉल ग्रुप। रिडक्शन के लिए हम जनरली जिंक डस्ट का यूज करते हैं। जिंक डस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, डस्ट मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी रिएक्शन होती है तो हम इसमें डस्ट पार्टिकल्स डाल देते हैं ताकि रिएक्शन एक्सप्लोड ना कर जाए, डस्ट पार्टिकल्स उसको रोक लेते हैं, तो इसलिए जिंक डस्ट Zn लिखेंगे तब भी वही होगा, वो अंडरस्टूड है कि वहां पे डस्ट है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, तो जनरल रिएक्शन है, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा ये, तो ZnO चला गया बाहर, -ZnO लिख दो यहाँ पे, या प्रोडक्ट की साइड ZnO लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ZnO यहाँ से बाहर चला गया। अब देखो हाइड्रोजन बचा है,
और एक ये बेंजीन बची है, तो इस हाइड्रोजन का बेंजीन रिंग में एडिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, तो ये जो रिडक्शन ऑफ फिनॉल है ना, ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्जन में आ सकता है फिनॉल टू जिंक कन्वर्ट करो, या फिनॉल टू बेंजीन कन्वर्ट करो, फिर बेंजीन से कुछ और बना सकते हैं। तो ये कन्वर्जन याद रखना सिंगल स्टेप है, सिर्फ जिंक डस्ट डालना है, ZnO बाहर चला जाएगा। रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूं तो बेंजीन का एक बॉन्ड फ्री बच रहा था, कुछ ऐसा था ये, तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग गया, तो उसे नहीं भी शो करोगे तो अंडरस्टूड है ना वहाँ हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन पर्पस, तो इसे नीचे लिख लो, फिनॉल टू बेंजीन कन्वर्जन है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। ठीक, तो फिनॉल टू बेंजीन कैसे कन्वर्ट होगा, जिंक डस्ट के साथ, बाहर क्या जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO, तो ये है कन्वर्जन। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिफ्थ हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब ऑक्सीडेशन का मतलब रिडक्शन का उल्टा कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वही करना है। तो फिनॉल ले लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। अब इसमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड क्या होता है, तो डाइक्रोमेट, जो तुम K2Cr2O7 लेते हो उसी में सिर्फ ये बदल दिया है, इसको K2 भी ले सकते हो, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसी को बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड कॉम्बिनेशन होता है डाइक्रोमेट आयंस का। अब डाइक्रोमेट लिखा है मैंने स्पेसिफाई नहीं किया सोडियम पोटेशियम या क्या, तो यहाँ पे तुम K2Cr2O7 लिखो, NO2Cr2O7 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइक्रोमेट होना चाहिए। Cr2O7 2 नेगेटिव हमारा डाइक्रोमेट होता है, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये डाइक्रोमेट है, तो ये होना चाहिए, उसके साथ कोई मेटल ले लो। तो डाइक्रोमेट के साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ये स्पेशली सल्फ्यूरिक ही होगा, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही क्रोमिक एसिड बोलते हैं। तो पॉसिबिलिटी है एरो के ऊपर क्रोमिक एसिड लिखा हो तब भी यही होगा। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड इन जनरल हमारा H2Cr2O7 होता है, तो देखो बनेगा तो वही, ये अपने H+ छोड़ देगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा Na की जगह पे, तो H2Cr2O7, यही है क्रोमिक एसिड। तो या तो एरो के ऊपर ये लिखा हो या क्रोमिक एसिड हो या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो, बात एक ही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। क्रोमिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। अब ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना है, तो हाइड्रोजन हमारा सबसे पहले हटेगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, अब कंडीशन क्या आती है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, एक और जगह पे ऑक्सीजन को ऐड करवा देता है, और ये है हमारा फाइनल कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, तो ये कहां से कहां के लिए यूज हो गई, ये फिनॉल टू बेंजोक्विनोन कन्वर्ट करने के लिए यूज हो गई। अब फिनॉल टू बेंजोक्विनोन हमारे पास कन्वर्जन क्या हुई, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही गया, डबल बॉन्ड O वहां पे बन गया, लेकिन पैरा पोजीशन पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। अब ऊपर और नीचे वाली पोजीशन पे जब भी डबल बॉन्ड O, इसी को हम डाइकीटो ग्रुप भी बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ लगा हुआ हो तो ये कीटोन होता है। हमारे पास 2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जिसकी वजह से हम इसे डाइकीटो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट था हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। जनरल रिएक्शन है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा,
इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो एक और जगह पे उसने ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया। तो ये हमारा जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अब जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है। अब जरूरत से मेरा मतलब है इसको कभी ऐसा मत बना देना बेंजीन की तरह, क्योंकि यहाँ चेक करो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 1 2 3 4, और ये तो पांचवा बॉन्ड का काम करेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम 1 2 3 4, तो फिर ये पांचवा बॉन्ड का काम करेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बॉन्ड इन दो कार्बन के अलावा जो जगह बची वहां लगेगा, तो एक बॉन्ड लगेगा इस पे और एक बॉन्ड लगेगा इस पे। तो यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। सेम यहां नहीं लग सकता बॉन्ड और यहां भी नहीं लग सकता, क्योंकि फिर से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसलिए 2 डबल बॉन्ड हमारे पास यहां आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजोक्विनोन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे ईथर्स का पार्ट। ओके, थैंक यू।